हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। जिस सपने को हमने पृथ्वी पर देखा था, कल रात हमने उसको चांद पर लैंडिंग करते ही पूरा कर लिया। आप सभी को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हमको इन चीज़ों से बहुत सारी सीख मिलती है और सिर्फ मैं इस टैग लाइन के माध्यम से या कुछ लाइनों के माध्यम से लगातार आपको प्रेरित करने की कोशिश करता हूं कि आप अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते चलिए। लेकिन कल जो हुआ है, जिस ऐतिहासिक अवसर को हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस ऐतिहासिक चीज को हमने देखा है, तो हम अगर सही मायने में देखें तो वहां से हमको किसी लाइन की आवश्यकता नहीं है, वहां से हमको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से लगातार भारत लगातार प्रयास कर रहा था और हम कोशिश कर रहे थे कि बाकी जो 3 देश हैं उनके जैसे ही हम चांद पर लैंड कर सकें और साउथ पोल पर अगर हम बात करें तो हम लैंडिंग जो है वो कर सकें, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता एक दिन मिलेगी जरूर। कितने भी बैरियर आए, कितनी भी कोई समस्याएं, कितने भी बुरे समय चलें, लेकिन वो समय जो है वो गुजर जाएगा और सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, जैसे चंद्रयान 3 को सफलता मिली है। आइए, एक लाइन है मेरे पास में, उसको देख लेते हैं कि मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हम कोशिश ही नहीं करते, हमको लगता है कि यार सर ये एग्जाम तो हमारे बस का है ही नहीं। यार बस का तो देशों ने ये भी नहीं माना था कि चांद पर हम लैंडिंग कर पाएंगे, लेकिन मेहनत से क्या हुआ है, वहां पर हमने कोशिश की लगातार। चंद्रयान फर्स्ट गया, सेकंड गया और थर्ड जो है वो फाइनली हमने वहां पर देखा कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा, देर से ही सही लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप पढ़ाई जो है वो करते रहिए और देखिए कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। हु हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल। हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जो है वो जीता है, और उनका नाम है जेनिक सिनर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस आपको ये नाम याद रखना है कि किसने जीता है कैनेडियन ओपन, तो वो जीता है जेनिक सिनर ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। अगर हम बात करते हैं किसकी, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की, तो उसको कहां पर अभी इनोग्रेट किया गया, उसका इनोग्रेशन जो है वो कहां पर किया गया है। तो याद रखिए कि पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का जो इनोग्रेशन हुआ है वो कहां हुआ है, वो हुआ है बेंगलुरु में। राइट, वो कहां पर हुआ है, वो हुआ है बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर इसका इनोग्रेशन जो है वो किया किसने है। तो इसका जो इनोग्रेशन है वो किया है अश्वनी वैष्णव ने। अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है। और अश्वनी वैष्णव जो है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। उन्होंने इसका इनोग्रेशन जो है वो किया है। तो कहाँ पर किया है, तो वो किया है बेंगलुरु ने। किसने किया है, तो अश्वनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। अब अगर पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम देखें तो पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो उसको हम डाक भवन के नाम से ही जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर जो है वो देखा जाता है। दूसरा, अगर हम पहले भारत के पहले अगर पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन पे ही आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में, ठीक है। अगर मैं इंडिया के फर्स्ट पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ, भले ही ब्रिटिश रूल के टाइम पे बात करता हूँ, तो 1774 में आप देखेंगे अगर, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कहाँ पर, कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, कहाँ, कोलकाता में। ठीक है। और पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो डाक भवन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है वो न्यू दिल्ली में है।
बात समझ में आ रही है। और पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस को आजकल हम किस नाम से जानते हैं, तो पोस्ट ऑफिस को स्टेटस दे दिया गया बैंक और यहाँ पर क्या बोल दिया गया, पोस्ट पेमेंट बैंक। तो याद रखिए कि पोस्ट ऑफिस अब पोस्ट पेमेंट बैंक के तौर पर जाना जाता है। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट पेमेंट बैंक के तौर पर जाना जाता है। तो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बेंगलोर में हुआ है। किसने उद्घाटन किया है, अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। ठीक, अश्वनी वैष्णव ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा जो है वो की। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना परियोजना की अगर हम बात करते हैं, इस परियोजना को अगर हम देखते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि 6,838 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो बनाई जाएगी। और इस सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसमें फायदा किसको मिलने वाला है, तो सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि भाई जो आदिवासी गांव है ना, आपका नाम सुनते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे संबंधित हो सकती है योजना। आदिवासियों को कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके से स्कीम का फायदा देने के लिए या उनके स्थिति में उन्नति या कनेक्टिविटी बनाने के लिए सड़क योजना है, तो वो उनसे संबंधित जो है वो हो सकती है। तो यहाँ याद रखिए कि आदिवासी गांव जितने भी हैं उन गांवों को, आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये योजना जो है लाई गई है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि भाई आदिवासी गांव जितने भी हैं उन गांवों को आप क्या करिए, मुख्य सड़क से जोड़िए। और किस राज्य ने ये शुरुआत की है, तो याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र ने की। बात समझ में आ रही है। इसके तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत किया जाएगा 6,838 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण होगा। पूरे टोटल अगर हम बात करते हैं कि सर आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर, तो याद रखिए 6,838 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बैस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में 2 डिप्यूटी गवर्नर भी देखने को मिलते हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहले हैं रमेश बैस। रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र गवर्नर के पद पर हैं अभी। उसके बाद नाम आता है किसका, एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। उसके बाद आता है डिप्यूटी सीएम फर्स्ट, तो नाम लिया जाता है देवेंद्र फडणवीस का। ठीक है, और उसके बाद नाम आता है डिप्यूटी सीएम सेकंड, तो वहां नाम लिया जाता है अजीत पवार का। ठीक है, आपको लगेगा कि सर सामान्य तौर पर तो हम सीएम एक ही जानते हैं, मतलब डिप्यूटी सीएम जो है वो हमने देखा है कि राज्यों में एक किसी को बनाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल मतलब कनेक्टिविटी और एक तरीके से राजनीति में स्थायित्व लाने के लिए और चीज़ों को करने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने कुछ इस प्रकार के विस्तार जो हैं वो किए हैं अपने मंत्रिमंडल परिषद के। ठीक है, तो इसमें याद रखिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंजूषा देश पांडे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज के रूप में अधिसूचित किया है, ये आपको पता ही है अभी। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाले विधेयक को पेश किया है। लापता महिलाओं की सूची के लिए महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति
अनुमति दी है। और नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्यों रखा गया है, ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं जब मैं ये करंट की न्यूज आपको बता रहा था तब। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि सर इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम ही हमने सुभाष चंद्र बोस जो नाम जो है वो क्यों रखा है। तो ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं ना। अब मैं यहाँ पर मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप जितनी बार चीजों को देखेंगे, उसको याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, उतना आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई नए सीएमडी है ना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। तो याद रखिए कि उनका नाम क्या है, उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। अब परमिंदर चोपड़ा को क्या किया गया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी जो है वो बनाया गया है। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आखिर है क्या सर, ये करता क्या है। तो जुलाई 1986 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कुछ बेसिक चीजें, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जुलाई 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये करता क्या है, तो सर ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सॉल्यूशन किसको प्रोवाइड करता है सर, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज को। सर कैसी पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज होंगी, ऐसी जो पावर सेक्टर से रिलेटेड हो। बात समझ में आ रही है। तो इसमें याद रखिए कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, और पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी के तौर पर ये जानी जाती है। याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तौर पर ये जानी जाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया है, क्या है, परमिंदर चोपड़ा है, ठीक है। अब देखिए विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदित्य सुमरीवाला चुने गए हैं। कमलेश वासडे और अमरजीत सिंह को सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्यूईटीसीआई के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सारस्वत हैं। और भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के नए सीएफओ हैं। याद रखिएगा ये सीएफओ हैं, है ना, सीईओ मत बोल दीजिएगा। तो ये नए सीएफओ जो हैं वो कौन बन गए हैं, वैभव तनेजा बन गए हैं, कहाँ के, टेस्ला के। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि देवेंद्र दत्ता हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु हैज ही। हाल ही में देवेंद्र दत्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो देवेंद्र दत्ता के बारे में अगर मैं बताऊं तो एजुकेशनिस्ट थे, वो शिक्षाविद थे। आपके लिए फिलहाल इतनी चीजें ही जरूरी हैं, ठीक है। चलिए इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्लड इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, विच ऐप हैज बीन स्टार्टेड टू डू दिस। हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फ्लड वॉच, राइट। तो ये फ्लड वॉच जो है वो है क्या, तो फ्लड वॉच जो है वो एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। और ये करता क्या है, तो ये रियल टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो ये रियल टाइम पर बिफोर 7 डे, है ना, क्या करेगा, ये
ये रियल टाइम पर 7 दिन पहले किसे की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। वो ये बताएगा कि भाई आगे आने वाले 7 दिनों में मौसम जो है वो किस प्रकार हो सकता है, आगे आने वाले 7 दिनों में कहाँ पर बाढ़ आ सकती है, और अगर इसका प्रिडिक्शन जो है वो हम सही बता रहे हैं तो आपको जान मान की हानि होगी, इसलिए आप उन जगहों को छोड़कर और सुरक्षित हो जाइए। अगर वो तटीय इलाके हैं तो सरकार के ऊपर काम बढ़ेगा कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां से लोगों को माइग्रेंट किया जाए। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन अगर पहले से मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप प्राकृतिक आपदाओं से बचने में भी कुछ हद तक, ईश्वर से प्रकृति से तो आप नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ हद तक आप होने वाली हानियों को कम जरूर कर सकते हैं। तो एक बेहतर कदम है। फ्लड वॉच जो है वो एक बेहतर ऐप है जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार से रियल टाइम पर बिफोर 7 डेज की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 7 दिनों तक पूर्वानुमान मिल जाएगा। किससे संबंधित नाम ही है फ्लड वॉच, किससे संबंधित सर, बाढ़ की चुनौतियां। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए 17 अगस्त को केंद्रीय जल आयोग ने के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ऐप का उद्देश्य बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक के पूर्वानुमान को जनता तक पहुंचाना है। इसमें ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट केस ऑफ EG5 वेरिएंट। ठीक है, अभी खतरा टला नहीं है। बीन रिपोर्टेड रिसेंटली, हाल ही में किस देश ने EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो ये पहला मामला जो सामने आया है वो आया है कुवैत में। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये कहाँ पर आया है, ये कुवैत में है। और ये ओमिक्रॉन का, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, EG.5 वेरिएंट की, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये सब वेरिएंट है किसका, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और इसका पहला केस जो है वो कहां पर मिला है, तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो इसका फर्स्ट केस जो है वो कुवैत में मिला है। ठीक है, कुवैत में इसका फर्स्ट केस मिला है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो लगभग अगर मैं बोलूं आपको तो 3 सालों के बाद, है ना, तो जो WHO था, WHO है, उसने क्या बोला है कि WHO ने कोविड-19 के लगभग 3 सालों के बाद वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया और उसने ये बोला कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक जो देखने को मिल रहा था उसमें वर्ल्ड वाइड जिस प्रकार की स्थिति बन रही थी वो एक इमरजेंसी था, हेल्थ इमरजेंसी थी। और 3 सालों के बाद अगर हम बात करते हैं तो WHO के द्वारा उस वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी को, उस विश्व स्वास्थ्य अगर हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य आपातकाल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और कब किया गया है, तो एक डेट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए 5 मई 2023। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि 5 मई 2023 को WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा सर, कुवैत जो है उसमें EG.5 वेरिएंट के नए केस जो है, पहला केस जो है वो मिला है। धीरे धीरे अलग अलग देशों में भी इसके केस बढ़ेंगे। तो खतरा अभी टला नहीं है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो यहाँ पर वैक्सीनेशन आपने लिया हुआ है, वैक्सीन आपने लगवाई हुई है, सारी चीज़ें हैं, बस आपको ज़रूरत है आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलें। आप थोड़ा सा चीज़ों को देखें कि भाई हमको किस तरीके से हम इस प्रकार के जो वायरसेस हैं उनसे बच सकते हैं। तो अपने लेवल पर थोड़ा सा चीज़ों में प्रिकॉशन लेकर चलें, अपने लेवल पर थोड़ा सा देख कर चलें कि हाँ हम हाथ वाथ धोएंगे, सारी चीज़ें जो आपने कोविड-19 के टाइम पर किया था वही चीज़ें, उसी तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा और भी अपनाइए। बात समझ में आ रही है? तो सावधानी से ही जीवन की अगर हम बात करें तो सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। तो सावधानी आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर इन निकारागुआ रिसेंटली। हाल ही में निकारागुआ के नए एम्बेसडर जो हैं उन किसे नियुक्त किया गया है? तो नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सुमित सेठ। ठीक है, बात करते हैं किसकी? निकारागुआ की। ठीक है, तो निकारागुआ के इंडिया की तरफ से नए एम्बेसडर जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सुमित सेठ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है सर निकारागुआ की। तो निकारागुआ की अगर मैं बात करता हूं तो निकारागुआ की कैपिटल क्या है? तो निकारागुआ के कैपिटल को अगर आप देखेंगे तो मनागुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे तो आपको क्लिक करें। ठीक है, और निकारागुआ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेनियल ऑर्टेजा। ठीक है, तो इसमें इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपसे फिलहाल ये पूछे तो आप ये भी याद रखते हैं, सुमित सेठ बस भी याद रखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु विल इनोग्रेट द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। हाल ही में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कौन करेंगे? तो उसका उद्घाटन करेंगे ओम बिरला, जो लोकसभा के 17वें नंबर के स्पीकर हैं। बात समझ में आ रही है? तो 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा उदयपुर में हुआ है। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहा है? इसका अगर हम बात करें इनोग्रेशन जो है वो किसने किया है? तो इसका इनोग्रेशन किया है, इनोग्रेटेड बाय ओम बिरला। ठीक है, और ओम बिरला को आप कैसे जानते हैं? तो 17th नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं ये। कार्यकाल अच्छा है ना? ठीक है, ओम बिरला का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उदयपुर में इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है, और 17वें नंबर के ये क्या है? स्पीकर ऑफ लोकसभा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सर ये आखिर है क्या? इसमें कौन कौन से सदस्य, किन किन देशों के सदस्य जो है वो भाग लेंगे? तो 23 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, विधान परिषद अध्यक्ष, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। कौन कौन? तो ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 23 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और कुछ और भी सदस्य हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसमें इतनी चीजें याद रखिएगा। यहाँ देखिए कि ओम बिरला ने डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना विषय के तहत राजस्थान के उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, और की उत्सुकता से प्रतीक्षित 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान राज्य में स्थित ऐतिहासिक शहर उदयपुर में होगा। देखिए इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सर इसका जो अगर हम बात करें तो इसका सब्जेक्ट क्या था? तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि सर इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अतिथि पोर्टल टू रजिस्टर माइग्रेंट वर्कर। किस राज्य ने इसकी शुरुआत जो है वो की है? एक पोर्टल जो है वो बनाया है, तो वो केरल राज्य ने इसकी शुरुआत की है। और आखिर ये है क्या? तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अतिथि पोर्टल जो है वो एक ऐसा पोर्टल है जो रजिस्टर करेगा किसको?
प्रवासी मजदूरों को, ठीक है, जी प्रवासी मजदूरों की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रखेगा। और जो प्रवासी मजदूर है वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड होंगे, जो उनको लेकर आने वाले ठेकेदार हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, जो उनका यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर वो यहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या रहेगी, सरकार के भी पास में रहेगी। तो इससे रेगुलेशन में भी फायदा होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार जो है, केरल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी भी प्रकार की कोई योजना चलाती है तो वो सीधे तौर पर, अगर हम बात करें प्रवासी मजदूरों के लिए, तो वो सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उन योजनाओं का लाभ जो है वो इस पोर्टल में रजिस्टर जो मजदूर हैं उन मजदूरों को सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अतिथि पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया, केरल गवर्नमेंट ने। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है और प्रवासी मजदूर जो बाहर के हैं उनके पंजीकरण के लिए है। तो केरल किस विभाग का काम है ये, तो एक चीज और याद रख सकते हैं कि सर ये श्रम विभाग ने पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कौन सी है, केरल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन द प्रिया मलिक इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। हाल ही में प्रिया मलिक ने, अभी देखिए अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराया है। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सर अंतिम पंघाल जो है, ठीक है, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सर अंतिम पंघाल जो है वो उसने, अभी हमने कल ही क्वेश्चन किया है कि उसने 2 बार गोल्ड जो है वो जीता अंडर 20 मतलब रेसलिंग चैंपियनशिप जो है उसमें उसने गोल्ड जो है वो जीता है। एक और नाम आप जोड़ लीजिए उसमें, ठीक है, प्रिया मलिक का नाम लिया जाता है और प्रिया मलिक ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है, और गोल्ड जीतकर भारत का नाम जो है वो रोशन किया। और इस चैंपियनशिप में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से इंडिया को जो टोटल मेडल मिले हैं वो कितने हैं, तो इंडिया के जो टोटल मेडल हैं वो हैं 14। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत को कितने मेडल मिल चुके हैं, तो यहाँ पर 14 मेडल जो है वो प्राप्त हुए हैं। दूसरा इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, सर किस कैटेगरी में जीता है, तो इसने जीता है 76 केजी की कैटेगरी में। ठीक है, और अंतिम पंघाल की कल हम बात कर रहे थे तो उसने 53 कैटेगरी में, 53 केजी कैटेगरी में गोल्ड जो है वो लगातार 2 बार जीता। बात समझ में आ रही है। तो इसमें याद रखिएगा कि कौन सा मेडल जीता है प्रिया मलिक ने, अंडर 20 में स्वर्ण मेडल जीता है उसने। ठीक है, चलिए तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि व्हेन डिड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। फटाफट आप देखिए, और अगस्त में लगातार हम अलग अलग दिन जो सेलिब्रेट हो रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। आप इसको याद करिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितने ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे चीज़ें उतनी आपको याद रहेंगी। ढूंढिए, कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।